हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी का। तो 1600 में ब्रिटिशर्स एज अ ट्रेडर इंडिया में आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ 1765 में उनको दीवानी राइट्स भी मिल जाते हैं 3 जगह के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। ये थोड़ी अलग लाइन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सजेशन किसने दिया था। ये एम.एन. रॉय जी का आइडिया था 1934 में। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब फॉर्म हुई थी, दैट इज़ इन 1946। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में हुआ था। हम पढ़ेंगे आज कंपनी रूल के बारे में। तो कंपनी रूल जो था 1773 से लेके 1858 के बीच में जितने भी आपके चार्टर बनते हैं, जितने भी आपके एक्ट्स बनेंगे, वो सब कंपनी रूल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ स्टार्ट होता है आपका पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, तो ये जो पहली बार होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल करेगी और रेगुलेट करेगी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो यहाँ पे क्या करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है उनके फंक्शंस को, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। और साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग करती है। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल, जो गवर्नर था बंगाल का, बॉम्बे का और मद्रास का, हमारे पास 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की। तो यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल को सबसे ज़्यादा पावर दे दी जाती है और उसे बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हास्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को लीड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई जाती है जिसमें 4 मेंबर को शामिल किया जाता है। बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसीज होती हैं वो किसके सबऑर्डिनेट आ जाती हैं, बंगाल के अंडर। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करी जाती है 1774 में, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 जजेस को शामिल किया जाता है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट होगा ये कहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, कैलकाटा में। साथ ही एक बॉडी बनाते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसको राइट दिया जाता है वो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, इन तीनों को देखेगी। साथ ही जो ब्राइब्स हो गया, गिफ्ट्स लेना हो गया, उनको बैन कर दिया जाता है। तो ये ओवरऑल क्या था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने के लिए, कुछ थोड़े चेंजेस लाने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट लेके आया जाता है जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और ये आता है 1781 में। इसके लिए सिर्फ इतनी ही लाइन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें उसके फंक्शंस को कमर्शियल और पॉलिटिकल वे में अलग अलग किया जाता है। और जो भी कमर्शियल फंक्शंस थे उसको हैंडल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बिठाए जाते हैं, और पॉलिटिकल फंक्शंस को हैंडल कौन करेगा, आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही आपके सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री, इन तीनों को भी देखेगा। अब पिट्स इंडिया एक्ट इतना इम्पॉर्टेंट एक्ट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो भी टेरिटरीज़ इंडिया के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आती थी, वो उनको नाम दिया गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ओके, तो इतना ही था आपके पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। उसके बाद आपका आता है चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है, कंपनी रूल को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाता है, लेकिन साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो एंड कर दी जाती है। क्यों एंड कर दी जाती है, क्योंकि 1740 में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और 1812 होते होते कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन में भी अच्छी खासे उसमें इंडस्ट्रीज़ बन स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे इंडिया में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करती थी, तो कहीं ना कहीं इससे
वहाँ के जो नए इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बहुत नुकसान हो रहा था। तो इसी वजह से जब वो सरकार के पास जाते हैं तो वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को वो कहीं ना कहीं एंड करते हैं, लेकिन दो चीज़ों को छोड़कर, एक चाय और दूसरा ओपियम, जो जो चाइना से वो ट्रेड करते थे, इनको छोड़ दिया जाता है। इम्पॉर्टेंट ये इतना नहीं है। मिशनरीज़ जो आते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ अलाउ कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ 1 लाख 1 लाख एजुकेशन पे खर्चे जाएंगे, किसके? इंडियन पीपल के लिए, ऐसा बोला जाता है। साथ ही जुडिशरी में पहले क्या होता था, सिर्फ इंडियन लोगों को ही जुडिशरी में सज़ा या उनके फैसला सुनाया जाता था। अब उसमें यूरोपियन को भी शामिल किया जाएगा, उनके ऊपर भी आप कार्रवाई होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चार्टर एक्ट 1833। इसे हम कहते हैं फाइनल स्टेप्स टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, ये फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन का। इसमें आपका क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता है उसे सीधा बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब अब उसके पास और भी एक्सक्लूसिव पावर्स होंगी। साथ ही साथ सिविल और मिलिट्री कौन हैंडल करेगा? आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है? पहला फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक। और यहाँ पर जो कमर्शियल बॉडी आपकी जो बनी थी, कमर्शियल बॉडी आपकी कब बनी थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसके फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जिसको कौन हैंडल कर रहा था? आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। उसको बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ पे सिर्फ प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही रह जाती है। और इसमें एक चेंज किया जाता है कि अब से जो भी लॉज बनेंगे उनको हम लॉज नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? एक्ट कहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात करी जाती है ओपन कंपटीशन की। ठीक है, ओपन कंपटीशन किस में? सिविल सर्विसेज में। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1853। ये हमारा चार्टर सीरीज़ में लास्ट एक्ट होगा, दैट इज़ चार्टर एक्ट 1853। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर पहली बार जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल थी, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इस गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को हम मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपका यहाँ पर ये जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, मैकॉले कमेटी 1854। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, प्रीवियस चार्टर में क्या था 1833 के में, कि वहाँ पर एक अटेम्प्ट लाया जाता है कि वो ओपन कंपटीशन लेके आएंगे। ठीक है, लेके आएंगे सिविल सर्वेंट्स के लिए, ताकि उसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सके। बट ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कब किया जाता है? चार्टर एक्ट 1853 के लिए में। और इसके लिए मैकॉले कमेटी को बनाया जाता है कब? 1854 में। और साथ ही साथ यहाँ पे अगेन कंपनी के रूल को एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में है उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा फर्स्ट टाइम। आपके 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 उसमें से लोकल के रहेंगे। आपके लोकल के कहाँ से रहेंगे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। ये 4 लोकल आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही हमारा नेक्स्ट अब शुरू होगा क्राउन रूल। तो क्राउन रूल में क्या होता है, 1858 में सिपाही म्यूटनी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की बात होती है, गुड गवर्नेंस की बात होती है कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे जो अकाउंटेबल होगी, ऐसा सिर्फ बोला जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858 को हम एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ही चेंज करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज करके क्या बना देते हैं, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा ना कितने मेजर इन्होंने चेंजेस किए। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसके बाद इन्होंने 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से उसे बनाया आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से आपका वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया। तो यहाँ पर पहला वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग। अब लॉर्ड कैनिंग के बनते ही यहाँ पर एक चीज़ अब इसके एक्ट देखते हैं, हम फीचर्स देखते हैं। यहाँ पर जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था जो चला आ रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, वो बंद कर दिया जाता है। एंडेड डबल गवर्नमेंट सिस्टम, राइट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब वॉइस रॉय ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए यहाँ पे बनाया जाता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये बेसिकली 15 मेंबर होते हैं इस काउंसिल में, और ये कैसे एक्ट करेगी, एज अ एडवाइजरी बॉडी एक्ट करेगी। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, इसके पास कंप्लीट अथॉरिटी थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पे की, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल था किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। मतलब इसे किसको जवाब देना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, राइट। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट एक्ट, हम पढ़ेंगे कौन सा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बेसिकली इंडियन काउंसिल एक्ट में आपके 3 एक्ट आते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड 1909। अगर हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि 1857 का रिवोल्ट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडियन के कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि वो रूल कर पाए। तो वो लेके आते हैं एक एक्ट, अगेन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें बेसिकली क्या होता है, वो यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन शुरू करते हैं बाय एसोसिएटिंग इंडियंस, ठीक है, विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो वॉइस रॉय होता था वो नॉमिनेट करना स्टार्ट करता है इंडियंस को, ठीक है, एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब इनको कहाँ पे करेगा, अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में करेगा, ठीक है, अपनी जो एक्सपेंड करेगा अपनी काउंसिल को उसमें। और 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, वो नॉमिनेट करते हैं 3 आपके काउंसिल, हम कह सकते हैं इंडियंस को, ठीक है, जो थे राजा ऑफ बनारस सर दिनकर रॉय एंड महाराजा ऑफ पटियाला। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इस एक्ट की, दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट। यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है पोर्टफोलियो सिस्टम, जो कि कौन लेके आता है, लॉर्ड कैनिंग। और ये पोर्टफोलियो सिस्टम बेसिकली कब आता है आपका, 1859 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें क्या करते हैं, जो वाइसरॉय काउंसिल होती है उसको मेड इन चार्ज बनाते हैं एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट में, एंड वो ऑथराइज़ कर देते हैं कि वो जो भी फाइनल ऑर्डर्स होंगे वो उनके बिहाफ पे रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाइसरॉय को इसमें पावर दी जाती है कि वो ऑर्डिनेंस को इशू कर देगा विद इन 6 मंथ्स, ओके। वो 6 मंथ, और इस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ रहेगी वो 6 मंथ रहेगी, ठीक है। वाइसरॉय के पास ये पावर है कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, हालांकि उस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ है वो 6 महीने की ही होगी। उसके बाद आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज़ कर देते हैं सेंट्रल में, साथ में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में भी, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियल मेजॉरिटी को मेंटेन रखते हैं। अब एक चीज़ इन्होंने करी होती है कि जो लेजिस्लेटिव थी
लेजिस्लेटिव के पास ये पावर देते हैं कि वो क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है, बजट से रिलेटेड, किससे, एग्जीक्यूटिव से। सिर्फ यहाँ पे एक ये चीज़ वो पावर दे देते हैं। फिर आपका आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपका, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज़, ठीक है, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी, दोनों में इसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं होगा, 16:60 इस तरीके का रेशियो रखा जाएगा, 16:60 का, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो ऑफिशियल मेजॉरिटी किसके पास रहेगी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, लेकिन यहाँ पर बट अलाउ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ है कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं बजट पे, दैट्स इट। साथ ही साथ यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको एक नाम देखने को मिलेगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा का, ठीक है। ये एज अ लॉ मेंबर जुड़ते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वॉइसरॉय की, और ये पहले इंडियन होते हैं जो एज अ लॉ मेंबर अपॉइंट होते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे इस एक्ट की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, और यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट किया जाता है कि, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो मुस्लिम्स होंगे वो इलेक्ट होंगे किसके द्वारा, मुस्लिम वोटर के द्वारा। और इसको जो ये एक्ट था वो लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, ठीक है, माना जाता है, और लॉर्ड मिंटो को हम मानते हैं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि ये उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब आपके पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, दैट इज़ अ मॉन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में क्या होता है, यहाँ पर ये कहते हैं कि हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे, ठीक है, जो ये बात 1858 से कहते हुए आ रहे थे, गुड गवर्नेंस, फिर इतने सारे रिफॉर्म्स लेके आए, मतलब रिफॉर्म्स क्या, एक के बाद एक्ट लेके आए। अब इन्होंने 1919 में कहा कि हम आपको एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराएंगे, और इसीलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या थे आप वो देख लेते हैं। यहाँ पर सेंट्रल, आपका सेंट्रल और प्रोविंशियल, इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है, रिलैक्स कर देंगे सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डीमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। दोनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग इंट्रोड्यूस करेंगे। सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को आपका दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दो पार्ट्स में करा जाएगा, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। बेसिकली क्या था, आपका जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट होगा वो कौन एडमिनिस्टर करेगा, गवर्नर, ठीक है, वो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट कौन असिस्ट करेगा, आपका गवर्नर असिस्ट करेगा। और साथ में कुछ मिनिस्ट्रीज़ भी आएंगी उनको एड और एडवाइस के लिए, और उनकी कुछ एग्जीक्यूटिव काउंसिल समथिंग, ठीक है, लेजिस्लेटिव। और जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो किसके अंडर रहेगा, वो भी आपका किसके अंडर रहेगा, गवर्नर के लिए, गवर्नर के अंडर रहेगा, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ रहेगा। दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं आप, दोनों में एक ही डिफरेंस है कि ट्रांसफ़र सब और रिजर्व दोनों ही किसके अंदर है, गवर्नर के अंदर है, बट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में यहाँ पर आपका मिनिस्ट्रीज़ है और यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डुअल स्कीम है गवर्नेंस की, डायरकी एक वर्ड होता है जिसे डायरकी कहते हैं, कि डबल रूल, ठीक है। यहाँ पर डबल सिस्टम चलना स्टार्ट होता है,
ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, अब ये इस एक्ट में फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन की बात करी गई है, बाई कैमरलिज्म की बात करी जाती है और साथ में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया की बात करी गई, जो कि कहाँ सेटअप होगा, लंदन में। साथ में CPSC 1926 रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स की बात करी जाती है और यहाँ पर एक स्टैचुरी कमीशन बिठाया जाएगा। ठीक है, जो आएगा मतलब साइमन कमीशन वगैरह आप देखेंगे बाद में। तो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर इतना था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये था कि आपके ट्रांसफ़र प्रोविंशियल सब्जेक्ट, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो अलग अलग में किया जाता है। ट्रांसफ़र और रिजर्व में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करी जाती है, जो कि हालांकि बहुत ही फेलियर होती है। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट को गवर्नमेंट और उसके मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के। बट रिजर्व सब्जेक्ट में आपका गवर्नर ईस्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो कि हालांकि रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। ठीक है, साथ में इलेक्शन की बात होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बनाया जाता 90 आपका लंदन में, ये इम्पॉर्टेंट है। एंड बाई कैमरलिज्म यूज इंट्रोड्यूस होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन नेक्स्ट वीक। थैंक यू।